नमस्कार, स्वागत है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, हम लोग उसकी 2 क्लासेस कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था संख्या क्या है, उसकी गणना की प्रणालियाँ, जिसमें भारतीय गणना प्रणाली को हमने पढ़ा था विस्तृत रूप में तथा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन गणना प्रणाली को हमने संक्षेप में पढ़ा था। भारतीय गणना प्रणाली में हमने जो 10 चिन्ह निर्धारित हैं और उनके जो सांकेतिक स्थान है, उनके आधार पर संख्याओं को कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए हमने जातीय मान, स्थानीय मान को समझा था तथा किसी संख्या के पहले की संख्या यानी पूर्ववर्ती संख्या और उसके बाद की संख्या यानी अनुवर्ती संख्या किस प्रकार से हम निकालेंगे, ये भी हमने आपको बताया था। इसके बाद अब आज हम देखेंगे कि उन्हीं संख्याओं को किन-किन उनके समूहों में रखते हैं या किस प्रकार हम उनको जो है अलग-अलग जैसे संख्याओं का एक परिवार होता है उसमें रखते हैं। ठीक है, तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस गणित का जो मूल आधार है वो है संख्या। ठीक है, और भारतीय गणना प्रणाली में जो 10 चिन्ह 0 से लेकर 9 तक निर्धारित करे गए उन्हीं को हम संख्या के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो संख्याएं हैं वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो सारे संख्याएं हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के जो संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, मतलब संख्याओं की कोई गिनती नहीं होती। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़े थे 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अरब, 10 अरब, 100 अरब, ऐसे खरब, मतलब संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है, गिनती का कोई भी अंत नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अनंत, कहाँ तक की? अनंत तक। ठीक है, और चूंकि गणित में हर चीज के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, हर चीज को हम चिन्हों में ही पढ़ते हैं, तो जो अनंत है उसको भी हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम चाहे ये लिखते हैं अनंत ऐसे साइन बना दे, दोनों का मतलब अनंत ही होगा। तो अब हमने ये देखा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी 1 2 3 4 5 6 जो गिनती पढ़ते हैं, उसी प्रकार कहाँ तक है? अनंत। ठीक है, अब इसके बाद जो संख्याएं आती, क्योंकि अभी आपने तो जो चिन्ह पढ़े हैं वही है। ठीक, इसमें आपने एक चिन्ह पढ़ा था, जो संख्या पढ़ी थी वो आपने क्या पढ़ी थी? 0। ठीक है, तो 0 इसके बाद 0 की जानकारी जो हुई, 0 का आविष्कार हुआ, शून्य की जो अवधारणा आई वो हमें इसके बाद मिला। तो हमें जब हमने इन संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड कर लिया, मतलब शून्य को भी शामिल कर लिया, तो वो संख्याएं हमें अब कैसी मिल गई? पूरी संख्या मिल गई। तो वो संख्याएं क्या कहलाई? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण यानी कि पूरी। अब हमें कैसी गिनती हो गई? पूरी। तो जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है? हमारे पास पूर्ण हो जाती हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 0 के बारे में समझ लेते हैं कि 0 का आविष्कार कैसे हुआ, 0 शून्य की अवधारणा कैसे। सामान्यतः सभी लोग ये बात जानते हैं कि शून्य का आविष्कार, शून्य की अवधारणा भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन शायद आप लोगों में से कुछ कम ही लोगों को पता होगा कि उससे भी कई वर्षों पहले हमारे भारत के ही महान ऋषि श्री ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ही बता दिया था शून्य के बारे में अपने ग्रंथ में।
उसके बाद आर्यभट्ट ने वो भी भारतीय महान गणितज्ञ, उन्होंने भी इस अवधारणा को व्यापक रूप में अपने आर्यभट्टियम में अरबों तक की संख्या दी और इसको जीरो के रूप में प्रस्तुत किया। तो पहले जो उन्होंने दिया था, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने इस तरीके से दिया था, शून्य को, मतलब एक डॉट के रूप में। ठीक है, तो ये वैसे हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शून्य हो या और भी बहुत सी चीजें हैं, परमाणु हो, ठीक है, तो उन सब का आविष्कार किसमें हुआ है? भारत में ही हुआ है। ठीक है, और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। ठीक, तो अब हमने पढ़ लिया है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर अनंत तक जाएंगे तो ये संख्याएं होंगी प्राकृतिक संख्या। और इसमें जब जीरो को हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जैसे हमारा कोई चीज कोई कंप्लीट हो जाती है, कोई चीज पूरी हो जाती है, या जब हम पूरा कर लेते हैं, पूछते किसी से कैसा है तो हम लोग कहेंगे जब किसी चीज में कोई कमी नहीं रहती है तो क्या कहते हैं? परफेक्ट, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अब इसमें कोई कमी नहीं है तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्या दिख रहा है, जीरो का सिंबल दिख रहा है ना, तो इस तरह से आप एक इसको ट्रिक भी कह सकते हैं कि जब भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि प्राकृतिक में जीरो था या पूर्ण में जीरो था, किसमें था, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? कंप्लीट, पूर्ण। ठीक, तो यानी जीरो किसमें आ जाएगा? पूर्ण संख्या में। अब इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो है, एक है सम संख्या, सम संख्याएं, और एक है विषम संख्याएं। इनको पहले हम लोग इनके नाम से ही इनको समझते हैं। सम और विषम, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यानी एक दूसरे का विलोम है। जो ये होंगे उसकी जस्ट अपोजिट, यानी इसका जस्ट विलोम ये होगा। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से कट जाएं, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे बहुत संख्या आप देख सकते हैं, 4 है, 6 है, 8 है। अब आप देखिए, ये 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है ना। तो ऐसी संख्याएं जो कटे तो लेकिन पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी जैसे हम देख लेंगे 4 6, 2 भी लेंगे, 2 4 6 8 10, इस तरह से आगे की संख्याएं हो जाएंगी। तो यानी 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो रही है वो कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और हमने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि इसका अपोजिट ये है, यानी 2 से जो कटे वो कौन है? सम संख्या है। और जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे वो क्या होंगी? विषम संख्या है, तभी तो इसका अपोजिट है। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्या है। जैसे एक, इसमें हम लिख देते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित ना होने वाली संख्याएं। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली हमने पढ़ी थी सम में, और 2 से पूर्णतः विभाजित ना होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? विषम संख्या। कौन कौन सी संख्या? जैसे आप 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इसी तरह से आगे संख्याएं होंगी। ये हमने पढ़ लिया सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब इसके बाद जो संख्याएं हैं वो है
भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या में अगर हम अभाज्य को पहले समझ लेंगे तो आपको ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कोई भी संख्या है तो वो एक से तो कटेगी ही कटेगी। ठीक है, कोई भी संख्या होगी वो एक ने निश्चित रूप से कटेगी और वो स्वयं से भी अपने आप से भी जरूर कटेगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं अपने आप से यानी अपने ही अंक से कटे वो कौन सी संख्याएं होती है? वो होती है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से, ठीक है, एक से और अपने आप से यानी स्वयं के ही अंक से अपने आप से कट जाएं या विभाजित हो जाएं, कट जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया है। ठीक, जिससे अगर आप लोग नोट करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लेंथी कोई उसका थ्योरेटिकल नहीं याद करना है, बस आपको समझना है कि जो एक से कट जाए और अपने आप से का मतलब अपने ही अंक से कट जाए। कौन? जैसे हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11, 9 नहीं होगा, 7, 11। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब देखिए हमने पहले अभाज्य संख्याएं क्यों समझा? क्योंकि जो भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट है वो इससे थोड़ा सा रिलेट करेगा। कैसे? जो भाज्य संख्याएं होंगी एक, अब आपने ये जान लिया कि हर संख्या एक से तो कटेगी ही कटेगी और अपने ही अंक से जरूर कटेगी। देखिए 2 एक से कटेगा और 2 से, इसके अलावा किसी से नहीं। 3 एक से कटेगी और अपने आप से कटेगा, इस अपने आप से यानी 3 के ही अंक से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। 5 है, 5 भी एक से कटेगा और 5 से ही कटेगा, अन्य किसी अंक से नहीं कट रहा है। 7 में भी यही है और 11 में भी है। इसी तरह से जो आपको आगे संख्या मिलेंगी जैसे 13 है, 17 है, तो ये संख्याएं क्योंकि मोस्टली लोग ये सोच लेते हैं कि जो विषम संख्याएं हैं वही अभाज्य संख्या। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इस जब हम भाज्य संख्या पढ़ेंगे तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा दोनों। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं है कि जो इसमें चल रहा था वही। देखिए अभी हमने 9 हटा दिया है ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे। बच्चों में यही छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन, वो थोड़ा सा जल्दी से रिलेट कर ले जाते हैं कि अच्छा हाँ जो इसमें चल रहा था वही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखिए भाज्य संख्याओं में क्या है? भाज्य संख्या होती है जो एक से तो पहली बात हर संख्या कटेगी और अपने आप से कटेगी। अपने आप से का मतलब अपने स्वयं के अंक से। इसके अतिरिक्त यानी एक से और स्वयं के अतिरिक्त अगर वो अन्य किसी भी और एक अंक से और कट रही है, मतलब एक से और एक अपने आप से, इन दोनों चीजों को अलग करके अगर एक और अंक से कट रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आ जाएगी भाज्य संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है, तो देख लीजिए अब जैसे क्या है, जैसे अभी हमने, आप इसी में देख लीजिए हमने 9 को हटाया ना। देखिए पहले हम 9 ही को देख लेते हैं, फिर 9 को हटा दिए थे बीच में। ठीक, तो आपको लग रहा होगा। देखिए अब 9 आप बताइए, एक से तो कटेगा ही कटेगा, कट रहा है, और अपने अंक से तो कटेगा ही, 9 से भी कटेगा। इसके अलावा क्या ये किसी और अंक से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 क्या है? 9 कटता है। ठीक, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये हो गई भाज्य संख्या, क्योंकि एक से और अपने आप से तो कट रही है, इसके अलावा किसी अन्य अंक से भी कट रही है। 4 है, देखिए 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं 6 को ले लेते हैं तो देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। अभी और एक संख्या आप बड़ी देख लीजिए, 24 देख लीजिए। देखिए 24 आप देखिए 1 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, देखिए 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 12 बार में 2 से कटेगा। उसके बाद देखिए और किस अंक से कट रहा है? 3 से कट रहा है, 4 से भी कटेगा,
6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 12 से भी कटेगा, और 24 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो हमने आपको इतने सारे भी अंक आपको दिखा दिए हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट बस इतना, इतने में तो सब भाज्य है ही। तो अब आपने देख लिया कि विषम में और अभाज्य संख्याओं में क्या अंतर है। विषम संख्याएं केवल वही है जो 2 से ना कटे, लेकिन अभाज्य में कॉन्सेप्ट ये है कि 1 से कटे और अपने आप से कटे, लेकिन उसके अलावा अगर वो किसी अन्य अंक से भी कट रही है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी भाज्य संख्याएं। तो हम भाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। भाज्य संख्याएं हैं जो 1 व 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अंक से और कटे। ठीक है, शॉर्ट में से अब जैसे आप लिख सकते हैं 4 9 4 9 15। ठीक है, इसी तरह से और हो जाएंगी। अब हमको यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से, और दोनों वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और बच्चे कंफ्यूज होके वहां पर जरूर गलत कर देते हैं। ठीक, तो उसको हम यहाँ पर नोट के पॉइंट में लिख दे रहे हैं। आप ऐसा इट इज वैसे लर्न भी कर सकते हैं और आराम से उसे आप नोट भी कर सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में है। तो हम यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं कि 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य, या लिख सकते हैं समाभाज्य, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए ये चीज आप लिख लेंगे। 2 कैसी है संख्या, 2 1 नहीं है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। 1 नहीं है, 1 नहीं है। एक जैसे ही कोई पूछता है अभाज्य संख्या, सबसे पहले सब बच्चे बता देते 1 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभाज्य के लिए आपको क्या बताया गया है, अभाज्य कैसी संख्या, इसीलिए मैं विषम और अभाज्य बता दिया था यहाँ पे। क्योंकि अब देखिए 2 संख्या कैसी है, सम है, सम संख्या तो है, 2 से कट रही है, लेकिन अभाज्य है क्योंकि वो 1 से कट रही है और या तो अपने आप से कट रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वन लाइन आप उसको लिख लेंगे। 2 सबसे छोटी अभाज्य या समाभाज्य संख्या है, ऐसे लिख। अब 0 क्या है, 0 एक धन ना धन पूर्णांक भी नहीं, 0 क्या है, ना सम संख्या है ना विषम संख्या है। ठीक है, 0 में भी आप ये बता सकते हैं ना वो सम संख्या है ना विषम संख्या है। तो आप चाहें तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप ठीक है। तो अब हमने आज पढ़ लिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 को इंक्लूड कर देंगे, सम संख्याएं 2 से कटे, विषम संख्याएं 2 से ना कटे, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और ये वाली लाइन 2 को स्पेशली इसको याद रखना है, बार बार हम इसको इसीलिए कह रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है अलग से। तो आज हमने ये देख लिया, और हम कल जो आज तक हमने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, यानी पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, भारतीय गणना प्रणाली, स्थानीय मान, जाति मान और ये सभी प्रकार की संख्याएं, ये इन सबसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, 7-8 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे वो आपको हम देंगे, बोर्ड पर ही लिख देंगे। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं और आप उसको हल करेंगे घर पर। सेकेंड डे पर हम वो सारे सवाल हल करवाएंगे, लेकिन अगर आप उसको घर में करेंगे, अभ्यास कर लेंगे एक बार, आपको अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके अपनी परेशानी भी बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर नहीं समझ आया,
जो भी वो भी हम देखेंगे और नहीं तो सारे हम तो हल करवाएँगे ही करवाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल अपने दूसरा आगे का इसी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।